अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सिड एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये भी लंग्स की ही एक सेवियर कह सकते हैं, सीरियस डिजीज़ है। ठीक है, हाँ, एग्ज़ाम में भी ये जो है पूछ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, वर्ड से ही पता लगाते हैं ये क्या बोल रहा है। पल्मोनरी मतलब लंग्स है ना, रिलेटेड टू द लंग्स। एम्बोलिज्म का मतलब होता है मूविंग क्लॉट। ठीक है, ऐसे समझना। अगर एक ब्लड वेसल है यहाँ पे, अगर इसमें कोई भी ब्लड क्लॉट बन जाता है, क्या बन जाता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। अगर ये एक ही जगह पे प्रेजेंट है तो इसको मैं थ्रोम्बस बोलता हूँ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस बोलते हैं। लेकिन जब यही क्लॉट जो है डिटैच हो जाता है, डिसलॉज हो जाता है इस ब्लड वेसल से और चलने लगता है ब्लड वेसल में, तो उसको हम एम्बोलिज्म बोलते हैं। और जब ये एम्बोलिज्म लंग्स में पहुंचता है, लंग्स की आर्टरीज़ को ब्लॉक करता है, लंग्स की कैपिलरीज़ को ब्लॉक करता है, तो इसको हम इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखना डेफिनेशन क्या बोल रही है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अ सीरियस कंडीशन वेयर अ मूविंग क्लॉट जिसको हम एम्बोलिज्म बोलते हैं, ब्लॉक्स वन और मोर आर्टरीज इन द लंग्स। जब एक मूविंग क्लॉट लंग्स के एक या एक से ज़्यादा आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये क्या कर सकता है, सीवियरली इम्पैक्ट द लंग्स एबिलिटी टू ऑक्सीजनेट द ब्लड, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलती हैं। देखना कैसे, आप बोल रहे हो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कैसे, ऑक्सीजन ब्लड कैसे नहीं होगा। देखना ज़रा यहाँ पे देखना, देखो ये हमारी एक सेल है। ठीक है, सेल है, इसको एक फॉर एग्जांपल एक आर्टरी यहाँ पे है, ये इसको क्या दे रही है, ब्लड दे रही है। अगर इस आर्टरी में क्या हो रहा है, अगर इस लंग से जो ऑक्सीजन आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था जिसमें ऑक्सीजन प्रॉपर था, ठीक है, तब तो ये नॉर्मल था। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन लंग्स जो है प्रॉपरली अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, इसमें जो ब्लड जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा, सेल क्या करेगी, सेल करेगी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या करेगी, सेल करेगी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और हमें पता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। और लैक्टिक एसिड इसका मैं प्रोसेस में बता देता, लेकिन यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप याद रखो, जब भी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, प्रॉपर ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं हो पाता लंग्स से, तो क्या होगा, सेल जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, क्योंकि इसको एटीपी चाहिए, इसको फंक्शनिंग करनी है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको एटीपी जनरेट होना चाहिए, इसको प्रोटीन्स सिंथेसाइज होने चाहिए ताकि ये फंक्शन कर सके। लेकिन जब ऑक्सीजन कम है तो ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक तो दो ही एटीपी बनते हैं, क्या बनते हैं, एटीपी इतना कम बनता है। और दूसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन से क्या होता है, सेल की लाइसिस हो जाती है। अब ये कैसा होता है ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो सेल की लाइसिस हो जाती है, और सेल की जब लाइसिस हो गई, सेल की लाइसिस जब हो गई, सेल खत्म हो गई, तो मतलब कि हमारे पास जो टिश्यू है वो खत्म हो गया। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ सीरियस कंडीशन, मतलब अगर ये प्रोग्रेस करती है, ये कंडीशन अगर प्रोग्रेस करती है, अगर इसको हमने ट्रीट नहीं किया, ये मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि लाइफ थ्रेटनिंग कैसे है। ठीक है, और जब ये टिश्यूज़ फंक्शन करना बंद करते हैं, तो हमें पता है हमारा ऑर्गन जो है कोई भी, चाहे फॉर एग्जांपल किडनी हो गई, है ना, किडनी हो गई, हमारा ब्रेन हो गया, या फिर कुछ बाकी ऑर्गन जो हमारी बॉडी में, लिवर हो गया, ये सारी चीज़ें ये क्या करेंगे, फंक्शन नहीं करेंगे। सेल फंक्शन नहीं करता मतलब टिश्यू फंक्शन नहीं करता, मतलब ऑर्गन फंक्शन नहीं करता। ठीक है, ऑर्गन फंक्शन नहीं करता तो मतलब कि ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है, समझ आया होगा। और यहाँ पे मैंने यही लिखा है, देखना, ब्लड क्लॉट जो एक ही जगह पे प्रेजेंट है उसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। वही ब्लड क्लॉट जब ब्लड वेसल में चलने लगता है तो उसको हम एम्बोलस बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम एम्बोलिज्म बोलते हैं। और यही एम्बोलिज्म जब लंग्स में पहुँचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी। अब देखना ज़रा यहाँ पे ये मूविंग क्लॉट क्यों, कहाँ, कैसे पहुँचता है, यहाँ पे लंग्स में कैसे पहुँचता है। देखना ज़रा, देखना कैसे, यार हद है। देखना, ये अपर आर्म है और ये लोअर लेग है। ठीक है, हमें पता है अपर आर्म से ब्लड जाता है, क्या बोलते हैं इसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है किस में, सुपीरियर वेना केवा में, थ्रू दी वेन्स, सुपीरियर वेना केवा में। और यहाँ से जो लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेग्स, तो वो उनकी वेन्स जो हैं ब्लड को कहाँ ले जाती हैं, इन्फीरियर वेना केवा में। और अल्टीमेटली कहाँ पे ले जाते हैं ब्लड, ये सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम में। देखना ज़रा, अगर आर्म या फिर लेग्स की वेन्स में ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है और वो ब्लड क्लॉट चलने लगता है, क्या करने लगता है, चलने लगता है। और कहाँ पे पहुँचता है, अगर ये कहाँ पे पहुँचता है, सुपीरियर वेना केवा या फिर इन्फीरियर वेना केवा, दोनों में से एक में। तो यही ब्लड विद द क्लॉट कहाँ पहुँचता है, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम के ब्लड में क्या पहुँच गया, क्लॉट के साथ एक ब्लड पहुँच गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होगा, अब यही क्लॉट के साथ वाला ब्लड राइट वेंट्रिकल में पुश किया जाएगा। राइट वेंट्रिकल का काम होता है पुश करना, पंप करना ब्लड को कहाँ की तरफ, लंग्स की तरफ।
थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरीज। तो इस पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी ट्रंक में क्या पहुंच गया, ब्लड क्लॉट भी पहुंच गया। अब ये ब्लड क्लॉट या फिर एम्बोलिज्म कह सकते हैं, क्योंकि ये चल रहा है ब्लड वेसल में, ठीक है। अब ये कहाँ पे पहुंचेगा, थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स तक पहुंचेगा। और लंग्स की कैपिलरीज जो होती हैं उनमें डायमीटर बहुत छोटा होता है, तो ये वहाँ पे ब्लॉकेज करता है, ठीक है, ब्लॉकेज करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यही सेम कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं होता, ये जो बाकी चीज़ें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका क्योंकि यहाँ पे मुझे आयोटा भी बनाना था फिर, है ना, यहाँ से आयोटा भी था जो मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे उसमें कोई जो है यहाँ पे रोल नहीं था, मैंने इतना बनाया जितना आपको रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो ना। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, देखना, क्लॉट का साइज़ जितना बड़ा होगा ब्लॉकेज उतना ज़्यादा होगा और डैमेज भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, अब पढ़ते हैं कॉजेज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखना कॉजेज़, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कॉजेज़ क्या होते हैं। इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। विरकोज एक साइंटिस्ट था जिसने ट्रायड के फॉर्म में इस पल्मोनरी एम्बोलिज्म की ईटियोलॉजी, इस पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कॉजेज़ को हमें समझाया बहुत अच्छे से। इसने 3 मेजर जो फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट, उनको हाईलाइट किया। 3 मेजर फैक्टर्स, देखना ज़रा कौन कौन सा था। पहला था सिटासिस ऑफ द ब्लड। सिटासिस ऑफ द ब्लड मतलब जब ब्लड जो है वो धीमे धीमे चलता है ब्लड वेसल में, सिटासिस या फिर रुक जाता है या फिर धीमे धीमे चलता है, पहला, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा एंडोथीलियल इंजरी। एंडोथीलियल मतलब जो इंटीमा लेयर होती है हमारे ब्लड वेसल की, जो ये इनर वाली लेयर होती है, इसमें क्या होती है, इंजरी हो जाती है। और इंजरी जब हो जाती है तो वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाती है और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। कैसे होती है हम आगे चल के देखते हैं। और तीसरा इसने कहा हाइपर कोगुलेबिलिटी। हाइपर कोगुलेबिलिटी का क्या मतलब होता है, टेंडेंसी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट, है ना, इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ द, क्योंकि हाइपर है तो इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट, ब्लड की जो क्लॉटिंग टेंडेंसी हो जाती है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी जो है क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है और वो क्लॉट जो है एम्बोलिज्म बन सकता है और एम्बोलिज्म होकर फिर लंग्स में चले जाता है और एम्बोलिज्म पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करता है। अब सबसे पहले जो है एक एक करके इसको समझते हैं, देखना ज़रा बहुत आसान है। सिटासिस ऑफ द ब्लड, सबसे पहले हमने पढ़ना है सिटासिस ऑफ द ब्लड। देखना इसका क्या मतलब होता है, स्लो, या तो ब्लड स्लो चलेगा या फिर स्टैग्नेट मतलब एक ही जगह रुकेगा और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगा। देखो, व्हेन ब्लड मूव स्लोली और रिमेन स्टैग्नेट इन सर्टेन एरियाज ऑफ द ब्लड बॉडी इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। जब ब्लड वेसल में क्या होगा, एक जगह ब्लड रुकेगा, है ना, एक जगह ब्लड रुकेगा तो वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेट होंगे, प्लेटलेट्स आएंगे और वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन करेंगे, या फिर आराम से धीमे धीमे ब्लड चल रहा होगा जहाँ पे, वहाँ पे भी क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाता है और वहाँ पे जो है क्लॉट फॉर्मेशन बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे पहला होता है प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें इसको, स्टैसिस ऑफ ब्लड की मतलब खून कैसे रुक सकता है ना, स्टैसिस कैसे हो सकता है ब्लड का। तो जब कोई बंदा लंबे समय तक बेड रेस्ट पर होता है, ठीक है, इससे भी स्टैसिस हो सकता है। अगर कोई पेशेंट जो है लंबी ड्यूरेशन तक बेड पर रेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल पोस्ट सर्जरी या इंजरी के बाद, तो ब्लड का फ्लो जो है स्लो हो जाता है। ब्लड जब वेन्स में स्टैग्नेंट होता है मतलब कि रुक के चलता है या फिर रुक जाता है, तो क्लॉट बनने का रिस्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ट्यूमर, कैंसर का एक मास जो होता है उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। जब कैंसर बॉडी में ग्रो करता है ना, तो वो नियर बाई वेन्स को कंप्रेस कर सकता है जिससे ब्लड फ्लो जो है स्लो हो जाता है और क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन उसके बाद हम तीसरी एग्जाम्पल है हमारे पास डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो ब्लड थिक हो जाता है जिससे ब्लड ईजीली फ्लो नहीं करता। थिक ब्लड की वजह से क्लॉट बनने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। देन उसके बाद है पॉलीसाइथीमिया, ब्लड में ज़्यादा आरबीसीज का होना, दैट्स कॉल्ड एज पॉलीसाइथीमिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि आरबीसीज, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, उनका प्रोडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा आरबीसीज होने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा आरबीसीज होने की वजह से ब्लड विस्कस हो जाता है और स्लो फ्लो होने की वजह से ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन उसके बाद है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दिल का ठीक से पंप न करना। ये होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली पंप ही नहीं कर पाता। जब हार्ट एफिशिएंटली पंप नहीं करता तो ब्लड जो है पूल हो जाता है, ब्लड की पूलिंग हो जाती है, स्पेशली लोअर लिम्स में ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी जो है जब प्रॉपरली ब्लड पंप ही नहीं होगा तो वो जो है नीचे वाले बॉडी पार्ट्स में, लिम्स में क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, पूल हो जाता है, ठीक है, जिससे क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है। देन उसके बाद वेरिकोस वेन्स, वेन्स का एनलार्ज या वीक होना, ये होता है वेरिकोस वेन्स। वीक और डैमेज्ड वेन्स की वजह से ब्लड प्रॉपरली रिटर्न नहीं करता हार्ट तक और स्टैग्नेंट हो जाता है जिससे क्लॉट बन सकता है, ठीक है। दूसरा जो ट्रायड है हमारा
है ना, विरको ट्रायड, उसमें दूसरा कंपोनेंट है एंडोथीलियल इंजरी, मतलब कि ब्लड वेसल्स की वॉल को डैमेज होना, ठीक है, ब्लड वेसल की डैमेज को ब्लड वेसल की वॉल को डैमेज होना। इसमें क्या होता है, दिस रेफर्स टू द एनी डैमेज टू द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। कोई भी डैमेज जब इनर लाइनिंग जो इंटिमा लेयर होती है ब्लड वेसल की, उसमें कोई भी डैमेज जब होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एंडोथीलियल इंजरी हो जाती है, ठीक है। दिस इंजरी एक्टिवेट्स क्लॉटिंग फैक्टर्स। इस इंजरी की वजह से क्या होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड में वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि हर जगह जब बॉडी में किसी भी जगह इंजरी होती है तो वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स पहुँच जाते हैं और वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं, चाहे वो ब्लड वेसल हो या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट हो। हम यहाँ पे ब्लड वेसल की बात कर रहे हैं, एंडोथीलियल इंजरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंडोथीलियल जो है ब्लड क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें हमारे पास एग्जाम्पल जो है, सबसे पहली बात करते हैं हम सर्जरी की, ठीक है। ऑपरेशन के दौरान जब होता है, जब बॉडी में किसी भी टाइप का सर्जरी होता है तो ब्लड वेसल्स का इंजरी होना जो है उसमें कॉमन होता है। ये इंजरी जो है क्लॉट फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है, जो एम्बोलिज्म का रिस्क जो है बढ़ा देता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉमा की। जो ट्रॉमा क्या होता है, या कोई भी एक्सीडेंट, चोट या इंजरी की वजह से, ठीक है, एक्सीडेंट्स या मेजर ट्रॉमा के केसेस में वेसल्स को नुकसान होता है ना, ब्लड वेसल्स को नुकसान होता है, डैमेज होता है, और इंजर्ड वेसल्स पे क्लॉट फॉर्मेशन फास्ट होता है टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, ठीक हो गया। ये क्लॉट जो है बाद में एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। दैन उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल वीनस कैथेटर्स की, ठीक है। जब कोई भी वेन में हम इंसर्ट करते हैं कुछ ट्यूब्स, है ना, ट्यूब्स इंसर्ट करते हैं, अगर कोई कैथेटर जो है सेंट्रल वेन्स में इंसर्ट होता है तो वो वेसल वॉल को इरिटेट या डैमेज कर सकता है, जिससे क्लॉट बनने का रिस्क जो है होता है, बढ़ जाता है, इससे रिस्क जो है बढ़ जाता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं स्मोकिंग की। सिगरेट स्मोक जो है एंडोथीलियल सेल्स को डैमेज करता है, जो क्लॉटिंग प्रोसेस को ट्रिगर कर सकता है। स्मोकिंग क्या करती है, स्मोकिंग से जो है इन्फ्लेमेशन स्मोकिंग से जो है इन्फ्लेमेशन भी होता है, जो फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की, है ना, जैसे वेस्कुलाइटिस। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसे जो ब्लड वेसल्स में सूजन क्रिएट करते हैं, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, जो ब्लड वेसल्स में डैमेज करती हैं, और क्लॉट फॉर्मेशन जो है इजीली हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, जो ट्रायड का तीसरा कंपोनेंट है हमारा, हाइपर कोगुलेबिलिटी, ब्लड का ज़्यादा जल्दी से क्लॉट बनाना, है ना, इसको हम कहते हैं इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट। इट रेफर्स to an abnormal increase in the blood's ability to clot which can be due to genetic or acquired factors। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड की एबिलिटी होती है टू क्लॉट, उसमें एबनॉर्मल इंक्रीज़ होता है, जो कि जेनेटिक भी हो सकता है या फिर एक्वायर्ड फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। इसमें एग्जांपल्स अगर हम ले लें, सबसे पहले बात करते हैं एक कैंसर की, है ना। कैंसर सेल्स बॉडी की नॉर्मल क्लॉटिंग मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। कैंसर पेशेंट्स में क्लॉटिंग फैक्टर्स का इम्बैलेंस होता है, जिससे ब्लड ज़्यादा जल्दी क्लॉट बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स जो है उनमें चेंजेस की वजह से, है ना, उसमें चेंजेस की वजह से ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है, और ये रिस्क डिलीवरी के आसपास जो है और भी ज़्यादा हो जाता है और भी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जिनको हम बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोलते हैं, ये पिल्स जो है हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज़ करती हैं, जो ब्लड को ज़्यादा स्टिकी बना देते हैं और क्लॉटिंग का रिस्क जो है बढ़ जाता है। दैन उसके बाद बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स की। कुछ लोगों में जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, जिनकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जैसे फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन आपने सुना होगा, जिससे उनका ब्लड जो है आसानी से क्लॉट बना देता है। दैन उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड थिक हो जाता है, जो मैंने इससे पहले भी बात करी थी, और जब ब्लड थिक हो जाता है तो क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है स्लो हो जाता है ना। उसके बाद बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है पैथोफिजियोलॉजी, डिसीज़ कैसे कॉज होती है। देखना ज़रा, सबसे पहले क्या होता है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो है कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर आता है जो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस में कंट्रीब्यूशन लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिहाइड्रेशन होती है या पॉलीसाइथीमिया होता है, जो भी मैंने कॉजेज़ बताए पीछे जो मैं अभी तक समझा रहा था, ट्यूमर्स, डिहाइड्रेशन वगैरह सारी चीज़ें, या एंडोथीलियल इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से क्या होगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है। तो जब थ्रोम्बस बन गया, जब ये थ्रोम्बस बन गया ब्लड वेसल में, तो क्या अब क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ही डिसलॉज हो सकता है ये क्लॉट थ्रू द जैरिंग फोर्स, जो ब्लड का होता है, जो ब्लड वेसल में ब्लड चल रहा है, तो इसका एक फोर्स होता है जिसको हम जैरिंग फोर्स बोलते हैं, चलने वाला फोर्स होता है इसका। तो ये इस फोर्स की वजह से क्या होता है, ये डिसलॉज हो जाता है क्लॉट। इसकी वजह से क्या होगा,
देखना ज़रा। अब क्लॉट डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द ब्लड वेसल एंड ये फ्लो करेगा थ्रू द वेन्स। अब वेन्स के थ्रू ये फ्लो कर रहा है, जिसको हम एम्बोलिज्म बोलते हैं। अब ये एम्बोलिज्म क्या करेगा, ये मूव करेगा थ्रू द वेनस सिस्टम। अब वेन्स के थ्रू ये क्या करेगा, ये चलेगा। पहले अगर मैंने कहा था राइट आर्म या अपर आर्म से फिर जाएगा वेन्स के थ्रू, ये सुपीरियर वेना क्या हुआ, देन राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन उसके बाद पल्मोनरी, ऐसे ही करेगा। तो ये मूव करेगा वेनस सिस्टम के थ्रू एंड एंटर करेगा पल्मोनरी एरिया में, और पल्मोनरी एरिया में एंटर करेगा। वो मैंने कहा कि कैसे करेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेगा, ये एंटर करेगा, क्या करेगा, एंटर इनटू द पल्मोनरी कैपिलरी, जिनका ल्यूमेन जो है बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जब पल्मोनरीज में ब्लॉकेज हो जाएगी तो लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, है ना। लैक ऑफ परफ्यूजन ऑफ ब्लड इन एल्वियोलाई, क्योंकि ये ब्लॉकेज कर रहा है, तो जो कैपिलरीज ब्लड प्रोवाइड कर रही थी किसको, एल्वियोलाई को, उनको वो ब्लड प्रॉपर नहीं मिलेगा, है ना, या तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्लॉट छोटा होता है, वो मतलब पूरी तरीके से परफ्यूजन क्या मतलब क्या होता है, ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो इसको नहीं मिलेगा, तो मतलब कि एल्वियोलाई को ब्लड नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, ब्लड जो एल्वियोलाई उसको ऑक्सीजनेट कर रहे थे वो डिक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, ऑक्सीजनेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, परफ्यूजन, इम्पेयर्ड परफ्यूजन टू टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ को भी यही ब्लड मिलेगा जिसमें बहुत कम ऑक्सीजन है, या फिर जो ब्लड ही नहीं जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये ब्लॉक ही जा रहा है बीच में, टिश्यूज़ को ब्लड कम मिलेगा, जिसको बोलते हैं इम्पेयर्ड परफ्यूजन टू टिश्यूज़। दैन उसके बाद लास्ट थिंग है यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अगला पार्ट हमारा आएगा वो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन वगैरह, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, वो हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की जब हम बात करते हैं, या फिर जिनको हम साइन एंड सिम्टम बोलते हैं, ठीक है, या फिर कार्डिनल साइंस, तो इसमें होगा टैकीपीनिया, टैकी मतलब बड़ा हुआ, पीनिया मतलब ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी इसमें, डिस्निया डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, टैकीकार्डिया हार्ट रेट बढ़ जाएगी, पल्स, ये क्या हो गया यार, पल्स जो रैपिड होगा और वीक होगा, प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगी, हेमोप्टाइसिस मतलब काफिंग ऑफ ब्लड भी होगा, क्रैकल साउंड, कुछ साउंड्स दिखेंगे जो रेल्स और क्रैकल्स के फॉर्म में होंगे, फीवर होगा, कफ होगा पेशेंट को, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, मैंने बस कोशिश करी है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।